Hello student, welcome to Mission Education. Today we are going to cover the object oriented concept in Java. पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था एक क्लास का प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। किस ऑपरेटर की हेल्प से? न्यू ऑपरेटर की हेल्प से। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का स्टेटमेंट क्या था कि क्लास का नाम फिर ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर फिर क्लास का नाम फिर स्मॉल ब्रैकेट फिर सेमीकोलन। ये अपना स्टेटमेंट था किस लिए? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस क्लास के अगर मेंबर फंक्शन को कॉल करना है तो कैसे कॉल करते थे? ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेंबर फंक्शन का नाम फिर सेमीकोलन। तो आज आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन जावा। ऊप्स कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन सिंपल ऐसा है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करे उसको क्या बोलते हैं? ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। एज द नेम सजेस्टेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर ऊप्स रिफर टू द लैंग्वेज दैट यूज द ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग. Object-oriented programming aims to implement the real-world entities like the inheritance, hiding, polymorphism, etc. in the programming language. Object-oriented programming जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऐसा बोल रहे हैं कि नाम से अपने को समझ में आता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अपने प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन एम क्या होता है कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना, जैसे इनहेरिटेंस, हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, etc. The main aim of OOPS is to bind together the data and the functions that operate on them so that no other part of the code can access these data except that functions. बच्चों, हम लोगों ने एक बार क्लास में भी डिस्कस किया था कि OOPS कॉन्सेप्ट आने का रीज़न ही यही था कि डेटा सिक्योरिटी को बढ़ाना है। तो डेटा सिक्योरिटी यानी डेटा थ्रेट्स पहले थी। अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, तो उसमें डेटा थ्रेट्स थे, डेटा सिक्योरिटी के साथ में दिक्कत थी। तो उसमें कैसे दिक्कत थी? तो उसमें डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे ही मेन फंक्शन अपन स्टार्ट करते हैं उतने ही वेरिएबल अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं, तो सारे वेरिएबल को एक ही शुरू में ही अपने को डिक्लेयर करना होता था। फिर उसके बाद बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे मेथड, जितने भी मेथड उस प्रोग्राम में लगने हैं सबको बनाना पड़ता था। तो इस वाले केस में क्या होता था कि डेटा मीन्स कुछ डेटा तो कुछ ही फंक्शन से रिलेटेड थे, मीन्स सब कोई डेटा सारे फंक्शन से रिलेटेड तो था नहीं, मीन्स कुछ डेटा कुछ ही फंक्शन से रिलेटेड थे। लेकिन स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या था कि जितने भी डेटा अपन डिक्लेयर करते थे और जितने भी फंक्शंस प्रोग्राम में यूज़ कर रहे थे, तो पूरे डेटा का एक्सपोजर, पूरे डेटा की एक्सेसिबिलिटी पूरे ही फंक्शन के पास थी। ये एक तरीके से क्या था? सिक्योरिटी थ्रेट्स था स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसी को कम करने के लिए, उसी को रिमूव करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि ऊप्स कॉन्सेप्ट लाए। और ऊप्स कॉन्सेप्ट का मेन एम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बाइंड together the data and functions that operate on them so that no other part of the code can access this data except that functions. मीन्स oops कॉन्सेप्ट का मेन ही ये था कि बाइंड करना है डेटा को उससे रिलेटेड मेंबर फंक्शन के साथ में, सो दैट कि कोई दूसरा फंक्शंस जो उस डेटा से रिलेटेड नहीं है उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए। तो यहाँ पे अपन ने डेफिनेशन क्या देखा कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्या करे, जो इम्प्लीमेंट करे ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? ऊप्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और ऊप्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन एम क्या था कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, जैसे इनहेरिटेंस है, हाइडिंग है, पॉलीमॉर्फिज्म है और प्रोग्रामिंग है। और ऊप्स कॉन्सेप्ट का मेन एम क्या है कि बाइंडिंग ऑफ डेटा विद देयर रिलेटेड फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट। ओके, तो ये नीचे अपन जो देख रहे हैं ये ऊप्स कॉन्सेप्ट, ये सारे मिलके क्या होते हैं? ऊप्स कॉन्सेप्ट होते हैं। तो पहला एक एक सेंटेंस का अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर बाद में इसको और भी अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से देखेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ में। तो पहला कौन सा है? पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म बनता है पॉली प्लस मॉर्फिज्म के साथ में। पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, और दोनों मिलकर बन जाते हैं क्या चीज़? मेनी फॉर्म। तो जब कोई
एंटिटीज या फिर जब कोई फंक्शंस डिफरेंट सिचुएशन में, मीन्स जब कोई सेम एंटिटीज सेम फंक्शन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करे, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स टू द चाइल्ड क्लास। प्रोग्रामिंग के टर्म में बात करें तो जो पेरेंट क्लास है उनकी प्रॉपर्टी अगर डिराइव क्लास में या फिर चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो, यूज हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। अब पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी क्या होंगे? उसके मेंबर फंक्शन या फिर डेटा। इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द रैपिंग ऑफ डेटा विद देयर रिलेटेड फंक्शन इज कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हाइडिंग ऑफ अननेसेसरी डेटा फ्रॉम द यूज़र। क्लास की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द इंस्टांस ऑफ ए क्लास। मेथड क्या होता है? फंक्शन होता है। ये पूरे मिलके ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सभी कॉन्सेप्ट को फॉलो करे तो उसको क्या बोलते हैं? ऊप्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें जो पहला है पॉलीमॉर्फिज्म, तो उसको देखते हैं। Polymorphism refer to the ability of OOP programming language to differentiate between entities with the same name efficiently. Polymorphism एक तरीके से रिफ़र करता है कि सेम नाम के एंटिटीज़ को बहुत ही इफिशिएंट तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाना। दिस इज़ डन बाय द जावा विद द हेल्प ऑफ सिग्नेचर एंड डिक्लेरेशन ऑफ दीज एंटिटीज़। और ये किया जाता है, ये कर पाता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस एंटिटीज़ के सिग्नेचर के अकॉर्डिंग और डिक्लेरेशन के तरीके के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे किसी फंक्शन का एग्जांपल लें, अभी ये एक एग्जांपल भी लिया है, उसमें क्या है, सम नाम से अपन लोगों ने 3 फंक्शन बनाया, मतलब फंक्शन का नाम तो सेम है, यानी सेम एंटिटीज़ है, लेकिन किसी में 2 पैरामीटर पास किया, किसी में 3 पैरामीटर पास किया और किसी में डेटा टाइप पैरामीटर का चेंज कर दिया। तो ये क्या है कि इस एंटिटीज़ की डिक्लेरेशन में, सिग्नेचर में डिफ्रेंशिएशन है। इसके बेस पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, प्रॉपर तरीके से इन एंटिटीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाता है। पॉलीमॉर्फिज्म की सिंपल से डेफिनेशन अगर दूसरे तरीके से बात करें, जो अपन लोगों ने क्लास में पढ़ा था, तो वो ऐसा था, कोई फंक्शन में क्या है, एंटिटीज है, तो कोई फंक्शन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करे, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब सेम फंक्शन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करे, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। डिफरेंट सिचुएशन किसको बोल रहे हैं कि आर्गूमेंट डिफरेंट तरीके से टाइप का पास करना, तो उस आर्गूमेंट डिफरेंट टाइप का पास करना, उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंट सिचुएशन। तो नीचे का एग्जांपल देखते हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी मैं बता रहा था कि इस प्रोग्राम में ऐसा है कि हम लोगों ने क्या किया कि सम नाम से, इस प्रोग्राम में हम देख रहे हैं कि सम नाम से क्लास है, लेकिन क्लास का डिक्लेरेशन इसका डिक्लेरेशन देखें तो ये क्लास है, सम के नाम से क्लास है। फिर उसके नीचे देखा तो सम के नाम से फंक्शन है, और इसमें अपन लोगों ने आर्गूमेंट पास किया है इंट एक्स और इंट वाई, मीन्स 2 आर्गूमेंट पास किया है। फिर उसके नीचे देखें तो पब्लिक इंट सम एक फिर से फंक्शन है, इसमें अपन लोगों ने क्या किया है, 3 आर्गूमेंट पास किया है। फिर उसके बाद देखा तो एक सम नाम से फंक्शन है, इसमें रिटर्न टाइप अलग है और इसमें जो पास किया हुआ जो डेटा है उसका डेटा टाइप भी अलग है। तो ये जो एंटिटीज़ है, जैसे क्लास, सम नाम से क्लास भी है, सम नाम से पहला फंक्शन है जिसमें 2 आर्गूमेंट पास किए जा रहे हैं, फिर सम नाम से दूसरा फंक्शन है जिसमें 3 आर्गूमेंट पास किए जा रहे हैं, फिर सम नाम से चौथा एक फंक्शन है जिसमें 2 आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, लेकिन उसका डेटा टाइप और रिटर्न टाइप चेंज कर दिए। तो जावा प्रोग्राम क्या करता है कि इन चारों टाइप को, मतलब नाम तो सेम है, पूरे एंटिटीज़ का नाम सेम है, लेकिन चारों टाइप को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस प्रोग्राम को एक बार समझ लेते हैं। अगर कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन द पॉलीमॉर्फिज्म एंड राइट एंड एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल, तो उस वाले केस में आप डेफिनेशन लिख देंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है। पॉली मतलब मेनी, फिज्म का मतलब फॉर्म, तो कोई एंटिटीज़ डिफरेंट
कोई सेम एंटिटीज डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करे, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को भी लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, पब्लिक क्लास सम। मतलब क्या है कि हमने एक पब्लिक क्लास बना दी, किस नाम से, सम के नाम से। और चूंकि ये क्लास का नाम है तो अपन क्या करते हैं, नॉर्मली क्लास का नाम कैपिटल रखते हैं। फिर उसके अंदर गए तो पहला अपन लोगों ने फंक्शन बनाया, उसके अंदर गए तो पब्लिक इंट सम के नाम से फंक्शन बनाए और इसमें 2 आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। और दोनों आर्गूमेंट किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के, इंट एक्स और इंट वाई। फंक्शन का नाम क्या है, सम, और उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। और इस फंक्शन को अपन लोगों ने क्या कर दिया, पब्लिक। मतलब क्या है कि दूसरे प्लेस पे हम इसको ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर सकते हैं। इसका रिटर्न टाइप इंट है। इसके पहले हम लोगों ने एक मेन फंक्शन जो इसके पहले प्रोग्राम में देखा था, तो मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या था, वॉइड। तो वॉइड वाले उस मेन फंक्शन में वॉइड होने की वजह से उस मेन फंक्शन में हमको कहीं भी रिटर्न वाले स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि उस मेन फंक्शन से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने रिटर्न टाइप इंटीजर दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन से रिटर्न अपने को लेना है, तो इसलिए रिटर्न वाला स्टेटमेंट लिखा है कि अपन x और y पास करेंगे और x प्लस वाई होके ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। ओके, और x इंटीजर y इंटीजर दोनों के सम होके इंटीजर ही आएगा, तो इसलिए इस फंक्शन का रिटर्न टाइप अपन ने क्या कर दिया, इंट ही कर दिया है। फिर अपन आगे बढ़े तो इसके बाद दूसरा सम नाम से ही फंक्शन है, तो पब्लिक इंट सम ब्रैकेट में इंट एक्स इंट वाई और इंट जेड। मतलब क्या है, फिर से एक सम नाम से फंक्शन अपन ने बनाया, उसमें 3 आर्गुमेंट पास किए और तीनों किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। और इसका रिटर्न टाइप क्या दिया है, इंटीजर। मतलब इसमें 3 पैरामीटर पास करेंगे तो रिटर्न वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं कि तीनों पैरामीटर की जो वैल्यू होगी तीनों को सम करके ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। फिर उसके आगे बढ़ें तो फिर से एक क्या है, फिर से एक सम नाम से फंक्शन है, लेकिन इसमें पैरामीटर जो है एक्स और वाई तो दिया, लेकिन वो किस टाइप का है, डबल टाइप का है। और उसका रिटर्न टाइप भी क्या है, डबल टाइप का है। 2 इंटीजर को सम करें, 2 इंटीजर को अगर सम करें तो वो अल्टीमेटली आएगा इंटीजर आएगा, लेकिन 2 डबल वैल्यू को सम करें तो इंटीजर नहीं आएगा, डबल ही आएगा। तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप भी अपन लोगों ने क्या कर दिया, रिटर्न ही ले लिया। तो मतलब एक्स वाई इसमें भी पास करेंगे तो दोनों को एक्स प्लस वाई होने के बाद ये रिटर्न करे, ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद अपना मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन में अपन ने क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट में स्ट्रिंग आरजीएस, ठीक है। फिर उसके बाद मेन फंक्शन ब्लॉक स्टार्ट हुआ, तो हम लोगों ने क्या किया कि सम, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला स्टेटमेंट। कौन से क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, सम क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का नाम अपन ने क्या दिया, एस, यानी सम एस इक्वल्स टू न्यू सम ब्रैकेट बंद। न्यू ऑपरेटर है, न्यू ऑपरेटर की हेल्प से ऑब्जेक्ट अपन क्रिएट कर पाते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एस, यानी सम एस इक्वल्स टू न्यू सम ब्रैकेट। इस वाले स्टेटमेंट को जैसे ही आपने लिखा तो उस वाले क्लास का क्या हो गया, सम क्लास का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद अपन ने स्टेटमेंट लिखा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद उस क्लास के मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट नाम डॉट उस फंक्शन का नाम। तो इसमें अगर देखें तो पहले वाले दूसरे वाले स्टेटमेंट में क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट में एस डॉट सम, यानी क्या है, सम क्लास के सम फंक्शन को कॉल किया और ब्रैकेट में अपन ने क्या दिया, 10, 20। तो इससे कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, अपना पहला वाला फंक्शन जिसमें इंटीजर एक्स था इंटीजर वाई था। ओके, इसकी हेल्प से मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट कौन सा फंक्शन कॉल हुआ था, पहला वाला फंक्शन। फिर दूसरे वाले स्टेटमेंट की बात करें, तीसरे वाले स्टेटमेंट की बात करें तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट में एस डॉट सम, फिर ब्रैकेट में अपन ने 3 पैरामीटर पास किया। तो ये कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस वाले फंक्शन को कॉल करें, पब्लिक इंट सम। इसमें 3 पैरामीटर अपन लोगों ने पास कर दिया। तो इसमें भी क्या होगा कि तीनों जो आर्गूमेंट हैं तीनों को सम करके रिटर्न कर देगा, प्रिंट कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो उसको प्रिंट करने का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ तो प्रिंट हो जाएगा। फिर चौथे वाले स्टेटमेंट में क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट में एस डॉट सम। अब इसके आर्गूमेंट में अपन लोगों ने पास किया है डबल वैल्यू 10.5, 20.5।
तो फिर ये कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है, इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है पब्लिक डबल सम ब्रैकेट्स में डबल एक्स कॉमा डबल वाई। फिर इसमें भी क्या होगा कि दोनों ही आर्गूमेंट को ऐड करके रिटर्न कर देगा। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर के स्टेटमेंट में है, तो वो वाली वैल्यू प्रिंट कहाँ हो जाएगी, स्क्रीन पे। यानी इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 30, 60 और 31, ये अपना आउटपुट आ जाएगा। अब पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करेंगे तो इसमें जावा में दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, एक ओवरलोडिंग होता है, दूसरा ओवरराइडिंग। ये जो अपन लोगों ने प्रोग्राम लिखा है ये ओवरलोडिंग का था, यानी सम नाम के फंक्शन को अपन लोगों ने ओवरलोड किया था। मतलब सम नाम के फंक्शन को अपन ने 3 बार क्रिएट किया था डिफरेंट सिग्नेचर के अकॉर्डिंग। सिग्नेचर क्या होता है बच्चों, सिग्नेचर मतलब क्या होता है किसी फंक्शन का, पब्लिक इंट सम ब्रैकेट में इंट एक्स कॉमा इंट वाई कॉमा इंट जेड, ये क्या होता है इस फंक्शन का सिग्नेचर हो गया। जैसे इस वाले फंक्शन की बात करें तो पब्लिक इंट सम ब्रैकेट में इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ये क्या हो गया इस फंक्शन का सिग्नेचर हो गया। तो पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप का होता है, ओवरलोडिंग इन जावा। तो ओवरलोडिंग क्या हो गया, ओवरलोडिंग अपन ने करके देख लिया, ओवरलोडिंग सम फंक्शन को करके देख लिया, तो ये हो गया। और दूसरा होता है ओवरराइडिंग इन जावा। ओवरराइडिंग इन जावा में क्या होता है कि एक ही फंक्शन होगा, उसकी डेफिनेशन भी सेम होगी, उसकी सिग्नेचर भी सेम होगी, लेकिन वो डिफरेंट क्लास में होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।